आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम जैसा कि लगातार हम लोग एक नए कंटेंट के साथ में चल रहे हैं PCM ग्रुप के साथ, ताकि आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। इसके लिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट और नए कंटेंट के साथ आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड हो रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कोई अगर अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार होता है जो इन्फिनिटी वायर है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उस तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे गॉस की प्रमेय से। अभी तक लगातार हम गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। गॉस की प्रमेय का कहाँ कहाँ हम यूज कर पा रहे हैं, वो कंटिन्यू सिस्टम चल रहा है। तो हमने पहले गॉस की प्रमेय से किसी आवेश की वजह से, किसी बिंदु आवेश की वजह से तीव्रता निकाली। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम को प्रूव किया। और पिछले वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय की सहायता से एक अनंत लंबे आवेशित तार के निकट निकाली थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज भी हमें, इस वीडियो में भी हमें गॉस की प्रमेय का यूज करना है। ये भी गॉस का एप्लीकेशन है, जिसमें हमें निकालना है आपको एक इन्फिनिटी प्लेट लेनी है, एक अनंत विस्तार की समतल प्लेट लेनी है और उसको आवेशित करने के बाद उसके निकट निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी जो क्वेश्चन हमारा रहेगा आज का, वो ये रहेगा कि अनंत विस्तार की, जरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर भी कह सकते हो आप इसको, या प्लेट कह सकते हो। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर या प्लेट के निकट, इस प्लेट के पास में, के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको निगमित करना है। ध्यान सुनिए, एक हमें इन्फिनिटी अनंत विस्तार की एक प्लेट लेनी है और इसमें लगानी हमें गॉस की प्रमेय। क्या लगानी है? गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय के आधार पर हम निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम प्लेट लेते हैं अनंत विस्तार की। आइए देखिए जरा। ये एक प्लेट है, इसका विस्तार हमने कह दिया अनंत है। अनंत का मतलब क्या होगा? हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, एक जब अनंत लंबा सीधा तार लिया था कि इसकी साइज है वो बहुत ज्यादा है और इसकी तुलना में जहां तीव्रता निकालनी है दूरी पर, वो पॉइंट बहुत पास में है, वो दूरी बहुत कम है। जैसे ने कहा था पूरा बोर्ड ले लिया जाए और इसके किसी एक पॉइंट पर कोई भी पॉइंट ऐसा आ जाए जिसकी दूरी बहुत कम हो इसकी साइज की तुलना में, तो ये इस बोर्ड है, इस पूरे पर जब चार्ज फैला है और पॉइंट इसके बहुत पास में हो, तो वो पॉइंट इसकी साइज की तुलना में क्या उसको लगेगा कि अनंत विस्तार का बोर्ड है। अगर यहाँ बहुत पास में आकर कोई देखेगा तो उसको बोर्ड का साइज अनंत विस्तार का लगता है। अब इस प्लेट पर चार्ज फैले हुए हैं, इस प्लेट पर क्या फैले हुए हैं? चार्ज फैले हुए हैं कुछ इस प्रकार से। जब चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये आवेशित प्लेट बन जाएगी। ये एक अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट है। उस प्लेट का नाम दिया हमने PQRS। ये एक अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट है
और इस प्लेट के निकट हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुछ बातें समझनी होगी कि ये तो अनंत विस्तार की प्लेट है, इसमें तो बहुत सारा चार्ज है, और गॉस की प्रमेय लगाने के लिए हमें आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर करना होता है। क्योंकि गॉस प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी बंद पृष्ठ से लड़ने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा गिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है वैद्युत फ्लक्स। इसकी कंडीशन है कि आवेश कहाँ होना चाहिए, एक क्लोज सरफेस के अंदर, 3D के अंदर होना चाहिए। अब ये तो प्लेट के ऊपर आवेश फैला हुआ है, ये तो बंद है नहीं, तो इसको बंद कैसे किया जाए? तो इसको बंद करने का तरीका है कि इसके कुछ भाग को अगर हम बंद कर लें। कैसे बंद कर सकते हैं कि अगर हम कोई पाइप वगैरह लें और इस पाइप ऐसे डाल दें इसमें, तो जिस जगह से पाइप होके जाएगा उस जगह का जो आवेश होगा वो बंद हो जाएगा। जैसे मान लो ये पाइप एक हो, अब इसको हम किसी इस प्लेट के अंदर डालेंगे तो जिस जगह से निकलेगा उतनी जगह का आवेश इस पाइप के अंदर आ जाएगा, और जब पाइप के अंदर आवेश आ जाएगा तो वो बंद पृष्ठ के अंदर हो जाएगा। आपको समझाने बताएं जरा हम, कुछ ऐसा मान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा ये एक प्लेट है और इस प्लेट पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, और इसके अंदर हम पाइप डाल दें कुछ इस प्रकार से। अरे भाई चला जा, काफी टाइट प्लेट है, ये देखिए ये पाइप चला गया। अब इतनी जगह जब पाइप जाएगा ये, तो यहाँ का जो आवेश होगा, इस जगह जो आवेश होगा वो इस पाइप के अंदर आ जाएगा, इस बेलनाकार पाइप के अंदर आ जाएगा, और जब अंदर आ जाएगा तो इतनी जगह के आवेश पर हम लगा सकते हैं गॉस की प्रमेय। कोई पाइप डालेंगे यहाँ से, तो यहाँ का जो आवेश होगा वो उस पाइप के अंदर आ जाएगा। और ऐसे यहाँ इसमें दिखाते जरा हम, तो इस फिगर को कुछ ऐसे बनाते हैं, इसमें एक डालते हैं बेलनाकार पाइप, ये देखिए इसको ये देखिए इस प्रकार से हम कुछ पाइप डालें इसमें। ये एक बेलनाकार पाइप है, ये देखिए जब ये एक पाइप डाल देंगे इसके आर पार, तो इतनी जगह का जो आवेश होगा, इसके हमने एरिया को यहाँ पे ए मान लिया कि इसका एरिया जो है ये ए है, ये भी एरिया है। इस ए एरिया का जितना भी आवेश होगा वो इस क्लोज सरफेस के अंदर आ जाएगा, और इस क्लोज सरफेस पर इतनी जगह पर हम लगा सकते हैं गॉस की प्रमेय। तो हमने क्या किया है, इसके आर पार एक गॉसियन बेलन बना लिया, एक गॉसियन सरफेस बना दिया, ताकि हम गॉस की प्रमेय को अप्लाई कर सकें। अब क्या होता है जरा देखिए कि जैसे ये गॉस प्रमेय यहां लगाएंगे तो इतनी जगह लगा पाएंगे। अब इसकी लैंग्वेज क्या लिखनी है, सुनो ध्यान से। हमने एक PQRS, एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट ले रखी है। PQRS क्या है, एक अनंत विस्तार के समतल आवेशित प्लेट है जिस पर धन आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ धन आवेश की वजह से ऋणावेश भी हो सकता है, धनावेश भी आप ले सकते हैं, ऋणावेश भी ले सकते हैं। फर्क क्या आएगा लास्ट में बताएंगे आपको, लास्ट तक देखते रहेंगे, पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब क्या करते हैं कि इस पूरे पृष्ठ में जब आवेश फैल गया तो हमने क्या किया, इस प्लेट के आर पार एक ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले गॉसियन बेलन की रचना करते हैं। ऐसा गॉसियन बेलन लिया है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, और इसको इस प्लेट के आर पार निकाल दिया इस साइड से, ताकि आवेश, कुछ भाग का आवेश इस पृष्ठ के अंदर आ जाए। आप जरा देखिए, इसकी हम तुम्हें कई पॉइंट दिखाते हैं। मान लो एक पॉइंट छोटा सा हमने यहां पर काट लिया इस जगह पर। इस छोटे से अवयव का जो एरिया वेक्टर बनेगा, हम पढ़ चुके हैं एरिया वेक्टर में,
वो छोटे से खंड का क्षेत्रफल है, छोटा लगाने के लिए हम डी लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी ए बोलेंगे। इतने खंड का क्षेत्रफल डी ए हो गया। और एरिया वेक्टर हम पीछे पढ़ के आए हैं कि उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो ये बन जाएगा एरिया वेक्टर। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जाएंगी, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे, ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस पॉइंट पर आपने देखा कि डी ए और ई यानी वैद्युत छेद रेखाएं निकल रही हैं और जो पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर हम इस पॉइंट पे यहां एक पॉइंट लें, कुछ किधर से निकल रहा होगा फ्लक्स। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड जाएंगी, ऐसे निकल के आएंगी, वैद्युत छेद रेखा निकलेंगे प्लस चार्ज की वजह से बाहर की ओर। लेकिन एरिया वेक्टर क्या कहेगा, एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर जो है आपका वो भी इसी दिशा में आएगा, डीए। अब देखिए जरा, इन दोनों पॉइंट, इस पॉइंट को हम पी पॉइंट कह दें और इस पॉइंट को हम क्यू पॉइंट कह दें यहां से, तो इस जो आपने इस बेलनाकार सरफेस लिया है इसके छोटे से खंड का ये एरिया वेक्टर डीए बाहर की ओर, इधर भी एरिया वेक्टर डीए बाहर की ओर, वैद्युत छेद रेखा ऐसे निकल रही बाहर की ओर। अगर और किसी पॉइंट पर लेंगे, मान लो यहाँ पॉइंट एक ले लें कोई हम आर पॉइंट, तो यहाँ पे डीए का डायरेक्शन ये रहेगा क्योंकि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो अभी भी ऐसे ही निकलेगी। यहां पर ई और डी ए के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। अब ये बनके तैयार हो गया पूरा फिगर। अब जरा समझिए, क्या देखा हमने कि एक पी क्यू आर एस, एक हमने अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर या प्लेट ली जिस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व हमने हाफ सिग्मा के लिया। जो भी एरिया पर, जितने एरिया पर आवेश की मात्रा होगी वो आवेश पृष्ठ घनत्व तो हाफ सिग्मा पीछे आप पढ़ चुके हैं। और इसके आर पार एक गॉसियन बेलन की रचना करते हैं, उस गॉसियन बेलन का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, जिसके देखिए आप ये सिरा पी और ये क्यू सिरे पर दिखाया गया फ्लक्स और एक पॉइंट और आर लिया गया, यहाँ फ्लक्स दिखाया गया है। अगर पूरे तीनों पॉइंटों से हम फ्लक्स निकालें तो क्या आता है, देख जरा, तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P, Q तथा R से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है फ्लक्स। आप बेसिक फार्मूला पढ़ चुके हैं, फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट ए वेक्टर। ये फ्लक्स में आपको पढ़ाया गया था। यहां जब छोटे से पॉइंट ले रहे हैं तो क्षेत्रफल डी ए बनेगा, तो जब छोटे से सरफेस निकलता है फ्लक्स, वो छोटा फ्लक्स बनता है, वो डी फाई बन जाता है। तो यहां लिखेंगे डी फाई ई बराबर डी फाई पी, पी बिंदु का फ्लक्स, प्लस डी फाई क्यू, क्यू बिंदु का फ्लक्स, प्लस डी फाई आर यानी आर बिंदु का वैद्युत फ्लक्स। अब फ्लक्स का फार्मूला जब डी फाई का लगाएंगे तो यहां जब डी फाई ई कर देते हैं तो यहां बन जाता है ई डॉट डी ए। छोटा क्षेत्रफल तो फ्लक्स छोटा हो जाएगा, बड़ा क्षेत्रफल होता था तो बड़ा फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड कर रहा था ई और ए पर। ए बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, ए घटेगा तो फ्लक्स घट जाएगा। अब डी फाई ई बराबर डी फाई पी, तो डी फाई पी का मान हो जाएगा ई डी ए कॉस, क्योंकि ई वेक्टर डी ए खोलेंगे वेक्टर हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा क्या है, हम बात करें बिंदु पी पर, तो ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। जब एक ही डायरेक्शन में हैं तो यहाँ एंगल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो ई डी ए कॉस जीरो, प्लस क्यू बिंदु पे आएंगे, ये क्यू पॉइंट है, यहाँ भी ई और डी ए एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ भी प्लस बन जाएगा ई डी ए कॉस जीरो प्लस। अब आर पर आएंगे तो आर जब देखेंगे तो डी ए और ई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पर हैं, तो ये बन जाएगा ई डी ए कॉस 90। अब जरा देखिए
cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जरा रख दीजिए मान, तो d फाई ई बराबर ई डी ए cos 0 की वैल्यू 1 प्लस ई डी ए cos 0 की वैल्यू 1 प्लस ई डी ए और cos 90 की वैल्यू 0। तो ये बन जाएगा ई डी ए, क्योंकि डी ए का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो डी ए रहेगा ई डी ए, प्लस ये भी बन जाएगा ई डी ए, प्लस यहां देखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई करने से। 0 बहुत खतरनाक है, जिसके साथ आएगा खुद तो 0 भाई दूसरे वाले को भी 0 कर देता है, खत्म कर देता है इसको। अब ये ई डी ए और ई डी ए जुड़ जाएंगे, जैसे x प्लस एक्स 2x, वैसे एक ई डी ए क्या हो जाएगा 2 ई डी ए। तो ये बन जाएगा डी फाई ई बराबर 2 ई डी ए। ये आया फ्लक्स छोटे छोटे पृष्ठखंडों का। अगर हमें पूरे सरफेस का टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हमने कहा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन क्या था, छोटे छोटे खंडों का जोड़ करके टोटल मान प्राप्त होता है। तो लिख देंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, तो इसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई डी ए। अब आप जानते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका समाकलन नहीं होता है। ई कांस्टेंट रहेगा, 2 कांस्टेंट रहेगा तो दोनों बाहर आ जाएंगे। डी फाई का समाकलन फाई ई होता है, 2 और ई आ गया बाहर तो डी ए बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो आपने मैथ में पढ़ रखा होगा, फिजिक्स स्टार्टिंग पढ़ रखा होगा कि डी ए का समाकलन ए। ये फ्लक्स आ गया 2 ई ए, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें यूज करनी है गॉस की प्रमेय। हमें गॉस की प्रमेय से इसको प्रूव करना है। तो अब लगा देंगे हम लोग गॉस की प्रमेय। आइए देखिएगा, तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। क्या है गॉस की प्रमेय, पढ़ चुके हो आप। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हम ये आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं क्योंकि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय को समझना। तो गॉस की प्रमेय आपकी क्या हो गई, गॉस की प्रमेय आपकी है फाई ई बराबर Q अपान ε0। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने जनरल बेसिक फार्मूले से बेसिक तरीके से फ्लक्स निकाला था 2EA। गॉस प्रमेय डायरेक्ट कहती है फाई बराबर Q अपान ε0, लेकिन ध्यान रहे ये Q आवेश पूरी प्लेट का है। आपने गॉस जो प्रमेय लगाई है वो इतने सरफेस लगाई है, तो इतने का ही आपको आवेश निकाल के रखना होगा इस Q के लिए। अभी बात करते हैं, पहले इसकी कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से तो आप देख सकते हो कि दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष कैसे हैं, समान हैं, तो दाएं पक्ष भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं 2EA बराबर Q अपान ε0। हमें निकालनी क्या है, प्रश्न पहले बता दिया था कि आपको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E का मान निकालना है आपको, इसलिए आप चलिए E के लिए, तो यहां से जब E का मान निकालेंगे तो 2 और A इसके डिवाइड में आ जाएंगे, तो E बराबर हो जाएगा Q अपान 2 और A डिवाइड में आ रहा है, इस तरह पहले डिवाइड था तो हो जाएगा 2A∈0। ये वैद्युत क्षेत्रता है, लेकिन कब है, पूरे चार्ज की आप बात कर रहे हो, लेकिन गॉस की प्रमेय पूरे चार्ज पर नहीं लगी है, इसलिए Q आपको हटाना पड़ेगा। जो गॉस प्रमेय आपने लगाई है वो कहां लगाई, इतने एरिया पर, इतने आवेश पर लगाई है। तो इतने एरिया की बात करेंगे तो यहां चलेंगे हम लोग, तो यहां लिखेंगे आकर के
यहां क्या लिखेंगे देखिए जरा, यहां पर लिखेंगे Q की जगह पर ये आपका लिखा गया है कि E बराबर Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो एरिया लिया है वो A लिया था, और A एरिया पर, A क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा वो आप जानते हो हाफ सिग्मा बराबर Q अपान A। आवेश पृष्ठ घनत्व पढ़ रखा था, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश पृष्ठ घनत्व कहते थे। ये पिछले वीडियो में आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ जब Q का मान निकालेंगे तो यहाँ से Q की वैल्यू बन जाएगी हाफ सिग्मा A। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 मीटर स्क्वायर पर हाफ सिग्मा आवेश है, 2 मीटर स्क्वायर पर 2 हाफ सिग्मा है, A मीटर स्क्वायर, A क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो हाफ सिग्मा A है। पूरी प्लेट पर आवेश Q था, लेकिन A क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो कितना है? हाफ सिग्मा A है। तो यहाँ Q का मान रख देंगे, तो E बराबर Q का मान हो गया हाफ सिग्मा A अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखेंगे कि यहां से A से A कैंसिल हो जाएगा। जब A से A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? E बराबर ऊपर बचा हाफ सिग्मा और नीचे क्या बचा? 2 अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गई? वैद्युत क्षेत्रता आ गई हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हाफ सिग्मा क्या है? आवेश पृष्ठ घनत्व। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान फिक्स होता है। यानी केवल अगर आवेश पृष्ठ घनत्व आपको पता है तो उस प्लेट की वजह से आप विद्युत क्षेत्रता कहीं भी निकाल सकते हो। इसमें एक चीज और आपको देखने के लिए मिली होगी कि इस प्लेट के कारण जो तीव्रता आई है उसमें कहीं दूरी नहीं आ रही है, यानी इस प्लेट की वजह से आपने कहां तीव्रता निकालनी है? मान लो यहां आपने निकाली R डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस पर, तो ये दूरी पर तीव्रता नहीं निर्भर कर रही है। बाकी आपने जितनी तीव्रताएं पढ़ी हैं, जैसे पिछले प्रश्न में आपने पढ़ी थी, वहां पर एक अनंत लंबा आवेशित तार था, उसकी वजह से तीव्रता आई थी वो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान R आई थी। ये तीव्रता आप देख सकते हो R पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 घाते 9। 2 लैम्डा, लैम्डा क्या था? रेखीय आवेश, यानी E का मान लैम्डा पर डिपेंड कर रहा था और R पर डिपेंड कर रहा था। तो E इज प्रोपोर्शनल था लैम्डा अपान R, और अगर लैम्डा भी कांस्टेंट हो जाता है तो E इज प्रोपोर्शनल 1 अपान R, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती थी। यानी दूरी बढ़ने से, अगर तार से, जिस तार की वजह से तीव्रता निकाली थी आपने, अगर आप उस तार से दूर जाते हैं तो दूरी बढ़ने से तीव्रता उसकी घट जाती है। जितनी भी तीव्रताएं आपने पढ़ी हैं, एनसीईआरटी में कई बार ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो दूरी पर जब डिपेंड करती है तो कई प्रश्नों में डिपेंड करती है, और कुछ ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा जिसमें दूरी पर डिपेंड नहीं करेगी, जैसे ये है। जैसे इसमें प्रश्न एक बार पूछा गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न निर्भर करती है, दूरी इसके साथ निर्भर करती है अक्ष पर, निरक्ष पर, है ना, किसी तार की वजह से या किसी बिंदु आवेश की वजह से। तो आपने देखा था जो अक्ष पर तीव्रता आई थी वो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान R क्यूब थी, दूरी पर डिपेंड कर रही थी। किसी बिंदु आवेश का तीव्रता आई थी वो E बराबर थी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान निरक्ष पर p अपान R क्यूब थी। और किसी बिंदु आवेश तीव्रता जो आई थी वो आई थी E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान R स्क्वायर पर। इस लंबे तार की कारण तीव्रता आई E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान R। और ये जो आई प्लेट की वजह से, ये प्लेट की वजह से तीव्रता आई है हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जो दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। बाकी सब तीव्रताएं आप देख लीजिएगा दूरी पर निर्भर करें, कोई R क्यूब पर डिपेंड कर रहा है, कोई R स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, कोई R पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये तीव्रता किसी प्लेट की वजह से, समतल आवेशित प्लेट की वजह से तीव्रता जो उत्पन्न हुई है वो दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही। E बराबर हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है इस तीव्रता में
कि अगर इस प्लेट पर अभी पॉजिटिव चार्ज लिया गया था, धनावेश, तो वैद्युत क्षेत्रता E बराबर हाफ सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। अगर माइनस का चार्ज ले लिया जाए इस प्लेट के ऊपर, तो क्या वैद्युत क्षेत्रता में कोई परिवर्तन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जो वैद्युत क्षेत्रता धन आवेश की वजह से बन रही है वही ऋणावेश की वजह से बनेगी। फर्क क्या आएगा? अंतर केवल हो जाएगा दिशा का। ये जो तीव्रता है ये वही बन रही है आपकी तीव्रता कहां? बाहर की ओर। कहां बन रही है? बाहर की ओर बन रही है। अगर आप माइनस चार्ज प्लेट पर ले लेंगे, ऋण आवेश ले लेंगे, तो उसकी वजह से जो तीव्रता बनेगी वो तीव्रता बन जाएगी अंदर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी? अंदर की ओर आ जाएगी। केवल इतना फर्क आएगा, इसके अलावा बाकी कोई फर्क इस तीव्रता में नहीं आने वाला है। तो ये आ गई किसी समतल चादर या प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये अनंत विस्तार की प्लेट थी और इसी के आगे अगर हम प्रश्न पढ़ेंगे तो उस प्रश्न में पूछा जाता है कि अगर कोई परिमित मोटाई की हो, एक कोई लिमिट की मोटाई में एक कोई प्लेट है और उस प्लेट के निकट अगर हम वैद्युत क्षेत्रता निकालेंगे तो वो क्या आएगी। और अगला इसी से प्रश्न और बन जाता है कि अगर दो प्लेटें हों, जैसे ये प्लेट थी, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसी एक प्लेट और हो उस पर नेगेटिव चार्ज हो, दो प्लेटें ऐसे रखी हों, एक पॉजिटिव चार्ज की एक नेगेटिव चार्ज की। अब दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्रता इस प्लेट के बाहर, इस प्लेट के बाहर, दोनों प्लेटों के बीच में, यानी दोनों प्लेटों के बाहर क्षेत्र में और दोनों प्लेटों के आंतरिक क्षेत्र में निकालेंगे वो तीव्रता क्या आएगी, वो भी इसी प्रश्न से आप निकलेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये आपको याद रखना है। कई जगह इसका हम लोग अभी आगे यूज करने वाले हैं। E बराबर हाफ सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट का। तो अब देखिए अगला जो प्रश्न पढ़ते हैं वो हम पहले पढ़ेंगे किसी गोली कोष के कारण। अब हम क्या लेंगे? एक गोली कोष लेंगे, खोखला गोला लेंगे और उसकी वजह से निकालेंगे वैद्युत क्षेत्रता तीन जगह पर। कैसे? जरा देखिए, एक अगर हम गोली कोष लेंगे इस टाइप से, ये गोली कोष है, खोखला गोला है, इसको हम चार्ज करेंगे, इसके ऊपर आवेश फैला देंगे और चार्ज करने के बाद इसके पृष्ठ पर, सरफेस पर, यहां कहीं भी पूरे सरफेस वहां निकालेंगे वैद्युत क्षेत्रता। फिर इसके अलावा इस सरफेस के बाहर निकालेंगे तीव्रता, यहां कहीं इस पॉइंट पर। तो और फिर कहीं निकालेंगे सरफेस के हम अंदर निकाल लेंगे, इस जगह पे यहां कहीं तीव्रता। तो तीन जगह तीव्रता निकालेंगे, गोली कोष के सरफेस पर, गोली कोष के सरफेस के बाहर और सरफेस के अंदर। तीन जगह वैद्युत क्षेत्रता ज्ञात करेंगे, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर किसी गोली कोष, वो भी किसके प्रमेय से? गॉस की प्रमेय से। लेकिन इस प्रश्न को पढ़ाने के लिए हमें एक अगला वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर देखेंगे, इस प्रश्न को पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगले वीडियो में इस प्रश्न को हमें पढ़ाना है। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके नोट्स बनाते रहिए, आप तैयार करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा।